पाकिस्तान का बड़ा भाई तुर्की आज कितना ताकतवर है, 10 हैरानकुन हकाइक। दोस्तों, पिछले चंद दिनों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली गर्मा गर्माई ने ये साफ साफ जाहिर कर दिया है कि दुनिया भारत का मासूम बनने का ड्रामा अब और तस्लीम नहीं करेगी और भारत जितना मजबूत बॉलीवुड की फिल्मों में नजर आता है, हकीकत में इतना ही कमजोर भी है। और दोस्तों, आजमाइश की इस घड़ी ने यह भी बता दिया है कि जरूरत पड़ने पर कल को पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा मुल्क खड़ा होगा और कौन खामोश तमाशाई बना रहेगा। जरूरत की इस घड़ी में चाइना के अलावा जिस मुल्क ने पाकिस्तान का सबसे ज्यादा साथ दिया है और एक कदम पीछे नहीं हटा, वो मुल्क पाकिस्तान का बड़ा मुसलमान भाई मुल्क तुर्की है। मगर आज का तुर्की कितना मॉडर्न हो चुका है और लोग क्या यहाँ पर वाकई में इस्लाम पर चल रहे हैं? तुर्किश आर्मी के पास कितने फाइटर जेट्स, टैंक्स और ड्रोन्स मौजूद हैं? तुर्की वो कौन सा जदीद जहाज तैयार कर चुका है जिसने भारत, इसराइल और अमेरिका की भी नींद हराम कर रखी है? तुर्की है तो मुसलमान मुल्क, मगर दुनिया भर के क्रिश्चियंस यानी कि ईसाई अफराद तुर्की से इतनी अकीदत क्यों रखते हैं? तुर्किश लड़कियों से शादी की पहली रात वो कौन सा काम करवाया जाता है जो कि आज तनकीद की वजह भी बन रहा है? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए तुर्की के बारे में टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, एटमोलॉजी ऑफ तुर्की। दोस्तों, लफ्ज तुर्की लातीनी जुबान के एक लफ्ज टोर्शिया से निकला है जिसका मतलब है द लैंड ऑफ तुर्क्स, यानी कि तुर्क लोगों के रहने की जगह। आज के तुर्की का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्की यानी कि जमहूरिया तुर्की है और ये एक इस्लामी जमहूरिया नहीं, क्योंकि तुर्की अब एक सेकुलर स्टेट बन चुका है। फैक्ट नंबर 2, हिस्ट्री ऑफ तुर्की। दोस्तों, जिस जगह आज का तुर्की आबाद है, यहाँ पर इंसानी जिंदगी के सबसे पुराने आसार 12,000 साल पुराने भी मिले हैं। जिस तरह पाकिस्तान में दरियाफ्त होने वाली दो पुरानी तहजीबें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सन 1500 से 2500 कबले मसीह पुरानी हैं, वैसे ही तुर्की में दरियाफ्त होने वाली एक पुरानी जगह गोबकीले टेपे 9500 कबले मसीह में आबाद एक पुरानी तहजीब है। 11वीं सदी से 15वीं सदी में इस खित्ते में मुख्तलिफ तुर्क कबाइल मौजूद थे जो कि आपस में बहुत ज्यादा लड़ा करते थे। सन 1071 में यहाँ पर एक खौफनाक जंग हुई थी जिसे तारीख में बैटल ऑफ मैंजिकर्ट के नाम से याद किया जाता है, जिसके बाद यहाँ पर सल्तनत रम की बुनियाद रखी गई। अगली कुछ सदियों में यह सल्तनत भी कमजोर होती गई और फिर टूट कर बहुत सी छोटी छोटी सल्तनतों में बढ़ गई, जिन्हें तुर्क जुबान में बेलिक्स कहा जाता था। इन्हीं में से एक ऑटोमन बेलिक भी थी जो कि गुजरते वक्त के साथ साथ बहुत ज्यादा ताकतवर होती गई और फिर दुनिया ने इसे ऑटोमन एम्पायर यानी कि सल्तनत उस्मानिया के नाम से जाना। सन 1299 में शुरू होने वाली सल्तनत ने बहुत तेजी से सारी दुनिया में अपनी फतूहात का सिलसिला जारी रखा और 1520 से 1567 तक का वक्त इस सल्तनत का सबसे गोल्डन पीरियड था, जब इन्होंने जनूब मशरकी यूरोप, एशिया और नॉर्थ अफ्रीका यानी कि जनूबी अफ्रीका का बहुत सा इलाका अपने कब्जे में कर लिया था। 19वीं सदी के आगाज तक सल्तनत उस्मानिया का जवाल भी शुरू हो चुका था और सन 1922 में आकर ये ऑफिशियली टूट भी गई। फैक्ट नंबर 3, स्टैटिस्टिक्स ऑफ तुर्की। दोस्तों, आज का तुर्की 7,43,562 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर मुहित रकबे के हिसाब से दुनिया का 36वां सबसे बड़ा मुल्क है। अगर तुर्की की आबादी की बात करें तो 2024 में आने वाले ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक तुर्की की आबादी 8,56,64,944 नफूस पर मुश्तमिल है। दोस्तों, तुर्की को ये एहसास भी जाता है कि ये दुनिया भर के तमाम मुसलमान ममालिक में सबसे ज्यादा मॉडर्न और तेजी से तरक्की करता मुल्क भी है। ये एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा मुल्क है जो कि 2 बर्रे आज़मों में आता है। तुर्की का 95% हिस्सा एशिया में आता है तो इसका सिर्फ 5% हिस्सा यूरोप में भी मौजूद है। आज के तुर्की का सालाना जीडीपी 3.652 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स के लगभग है, जो इसे जीडीपी के एतबार से दुनिया का 12वां सबसे अमीर मुल्क भी बनाता है। अगर तुर्की में रहने वाले लोगों की साल की औसतन इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम की बात करें तो ये 42,451 डॉलर्स है, जो कि पाकिस्तानी 1.25 करोड़ रुपए बन जाते हैं। तुर्की की आज ऑफिशियल करेंसी तुर्किश लीरा है और आज 2025 में एक तुर्किश लीरा पाकिस्तानी 7.24 रुपए के बराबर है। फैक्ट नंबर 4, इंडियन आर्मी वर्सेस तुर्किश आर्मी। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले भारत ने काफी दिहाई के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान को आजमाने की कोशिश की और पूरी तरह से जूते खा कर गया। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि जहाँ पाकिस्तानी नौजवान बहादुरी से लड़े हैं, वहीं चीन और तुर्की ने पाकिस्तान को पूरी तरह से सपोर्ट भी किया है। भारतीय फौज की तादाद की बात की जाए तो आज भारत के पास 14,50,000 एक्टिव आर्मी पर्सनल मौजूद हैं, जबकि इसके अलावा इनकी रिजर्व फोर्स में भी 11,50,000 फौजी मौजूद हैं जो कि घर बैठे हैं और इन्हें किसी भी टाइम बुलाया जा
सकता है। अगर आप सब समझ रहे हैं कि ये नौजवान कोई मुहिब्बे वतन फौजी हैं जो कि अपने मुल्क पर मरने मिटने को तैयार हैं, तो आप गलत हैं। 1.4 अरब की आबादी के साथ भारत दुनिया का सबसे आबादी वाला मुल्क है, जहां दुनिया के सबसे अमीर अफराद और सबसे गरीब अफराद भी मौजूद हैं। यहाँ लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, पीने को कपड़े नहीं है। ऐसे हालात में नौजवानों का मजबूर होकर बड़ी तादाद में आर्मी में घुसना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी तरफ तुर्क आर्मी सिर्फ और सिर्फ 4,81,000 फौजियों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा इनकी रिजर्व फोर्स में 3,80,000 फौजी शामिल हैं, जो कि घरों पर मौजूद हैं और कभी भी ड्यूटी पर बुलाए जा सकते हैं। इसके अलावा तुर्क आर्मी की पैरा मिलिट्री ट्रूप्स की तादाद भी 1,50,000 के करीब है। तुर्किश आर्मी तादाद में कम इस वजह से है कि इनके फौजी बहुत ही छांट कर निकाले जाते हैं। मतलब वो फौजी जो कि हर तरह से 10/10 होगा, वही आर्मी का हिस्सा बनेगा। दूसरी तरफ इंडियन आर्मी में दाखिले के वक्त जो फॉर्म जमा कराया जाता है, इसके मुताबिक बस आदमी के 2 हाथ और 2 पाँव ठीक हो तो वो आर्मी का हिस्सा बन जाता है। इसके अलावा भारतीय आर्मी में लोगों का कैरियर 20 से 40 साल तक लंबा होता है। दूसरी तरफ तुर्किश आर्मी सिर्फ फ्रेश सोल्जर्स रखने पर यकीन रखती है और बुढ़ापा शुरू होने से बहुत पहले ही इन्हें रिटायर कर दिया जाता है। तुर्की में हर नौजवान के लिए कॉलेज के दिनों में 6 माह से 1 साल तक का अरसा आर्मी की ट्रेनिंग लेना भी जरूरी है। इस तरह हर तुर्किश आदमी लड़ना जानता है, चाहे वो फौजी हो या ना हो। अगर दोस्तों हम भारत के सालाना मिलिट्री बजट को देखें तो इससे इनका जंगी जुनून साफ साफ वाज़ेह होता है। साल 2025-2026 के लिए भारत ने अपना मिलिट्री बजट 78.7 बिलियन डॉलर्स रखा है, जबकि तुर्की का बजट सिर्फ और सिर्फ 47 बिलियन डॉलर्स है। यहाँ ये बात जरूर याद रखें कि भारत के 78.7 बिलियन डॉलर के बजट में से सिर्फ 21 बिलियन डॉलर भारत नया फौजी सामान खरीदने और हथियार खरीदने पर लगा रहा है। बाकी सारे का सारा पैसा अपनी हाथी साइज की फौज की तनख्वाहों, पेंशन्स और दूसरे बेनिफिट्स पर खर्च करेगा। दूसरी तरफ तुर्की को छोटी सी फौज रखने का बहुत ही ज्यादा फायदा है कि वो अपने 47 बिलियन डॉलर्स के बजट में से अपनी फौज की तनख्वाहों और पेंशन्स पे सिर्फ और सिर्फ 21 बिलियन डॉलर्स खर्च करेगा, जबकि अपनी फौज के लिए जदीद हथियार और साजो सामान खरीदने पर तुर्की भारत से ज्यादा 26 बिलियन डॉलर्स खर्च कर रहा है। भारत के पास टैंक्स का एक बड़ा जखीरा मौजूद है और इनके पास नए और पुराने टैंक्स की तादाद 4,201 है, जबकि तुर्की सिर्फ और सिर्फ नए और जदीद हथियार रखने पर यकीन रखता है और इनके पास टोटल टैंक 2,000 है, मगर ये ज्यादातर दुनिया के जदीद तरीन और तेज तरीन टैंक हैं। भारत के लड़ाका तैयारों की हालत के बारे में तो अब सारी दुनिया ही जान चुकी है। इनके पास टोटल फाइटर जेट्स 2,229 हैं, जिनमें से फ्रांस से खरीदे गए जदीद तरीन राफेल भी मौजूद हैं, जो इन फुद्दुओं को उड़ाने नहीं आते। जबकि तुर्की के पास टोटल फाइटर जेट सिर्फ और सिर्फ 295 मौजूद हैं, मगर ये सारे ही स्टेट ऑफ द आर्ट हैं और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस हैं। आपको ये बात जानकर भी बहुत ही खुशी होगी कि तुर्की का अपना जदीद ड्रोन बेकार बैरख्तरा एंकरा दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन में से एक है, जो कि खुद बिना किसी पायलट के मिसाइल्स तक अपने साथ ले जाता है और दुश्मन को मार सकता है। ये बात अब बहुत ही क्लियर है कि तुर्क आर्मी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पर बहुत ही यकीन रखती है। इनका अपना होममेड फाइटर जेट TIE-F खान अब बहुत ही जल्द दुनिया के सामने आ रहा है, जो कि अमेरिका के बनाए हुए F-16 से कहीं ज्यादा जदीद और खतरनाक है। और दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान बामुकम्मला भारत की आर्मी एक मुकम्मल डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस पाक आर्मी लिखकर हमें आगाह जरूर करें, ताकि हम इन दोनों के बारे में भी एक मुकम्मल डिटेल में वीडियो बना सकें। फैक्ट नंबर 5, लाइफ इन तुर्की। दोस्तों, आज का तुर्की कहने को तो यूरोप में आता है, मगर ज्यादातर यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में तुर्क लोगों का फैमिली सिस्टम आज भी बहुत ही मजबूत है। ये लोग आज भी बड़े बड़े खानदानों की शक्ल में रहते हैं, जहां एक ही घर में बीवी, बच्चे, नाना नानी, दादा दादी सभी मौजूद होते हैं। तुर्की दूसरे मुस्लिम ममालिक से कहीं ज्यादा मॉडर्न है, मगर यहाँ के बच्चे आज भी अपने बड़ों का अदब करते हैं और घर के फैसले भी बड़े ही करते हैं। दूसरे मुस्लिम ममालिक के बरक्स तुर्की में लड़कियों की तालीम पर काफी ज्यादा जोर दिया जाता है और 15 साल की उम्र तक की मुल्क की 95% लड़कियां लिखना और पढ़ना जानती हैं। तुर्क लड़कियां देखने में बहुत ही जाज़बे नजर होती हैं। ये पाकिस्तानी लड़कियों की तरह बीमार मुर्गी बिल्कुल नहीं होती, बल्कि काफी हरे भरे जिस्म की मालिक होती हैं। और इनकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का टारगेट भी पूरा करने में मदद दें। दोस्तों, तुर्की आज भी अपनी पुरानी रवायात और सकाफत से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ आज भी लड़की की सुहाग रात पर सफेद चादर बिछाई जाती है और अगली सुबह लड़की के घर की खवातीन ये सफेद चादर पर खून के धब्बे बड़े फख्र से सबको दिखाती हैं कि देखो, हमारी लड़की ने इतने साल तक अपने आप को प्योर रखा है। तुर्की एक सेकुलर मुल्क है और यहाँ की लड़कियों को जीन्स पैंट और दूसरे मॉडर्न कपड़े पहनने की मुकम्मल आजादी भी हासिल है, मगर इस मॉडर्न ड्रेसिंग में भी ये अपने सर पर स्कार्फ जरूर पहनती हैं, जिसे इनकी अपनी जुबान में बेस्तरोसो कहा जाता है।
तुर्किश लड़कियां दिखने में थोड़ी भारी होती हैं, मगर ये तबीयत की बहुत ही मुहिमजू होती हैं और आउटडोर एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। दूसरे मगरबी ममालिक की लड़कियों के बरक्स इनको घर में बैठकर खाना पकाने का बहुत ही ज्यादा शौक होता है। तुर्की की लड़कियां इंग्लिश जुबान बोलने में ज्यादा माहिर नहीं होती, मगर इसके बावजूद भी दुनिया भर के मर्द इनकी जुल्फों के असीर हो जाते हैं। तुर्किश लड़की आपको पसंद कर ले तो वो इस बात को राज नहीं रखेगी, बल्कि आपको सीधा अपने घर वालों के सामने ले जाकर बिठा देगी। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तुर्की के शहर इस्तांबुल में मौजूद द ग्रैंड बाजार नामी ये बाजार दुनिया का सबसे पुराना बाजार है। ये बाजार मुकम्मल तौर पे छता हुआ है और 3,30,452 स्क्वायर फुट के रकबे के साथ ये दुनिया का साइज के हिसाब से सबसे बड़ा और पुराना बाजार भी है। आपको ये बात जानकर भी बहुत ही ज्यादा हैरत होगी कि ग्रैंड बाजार की बुनियाद सल्तनत उस्मानिया की अजीम लीडर सुल्तान महमद II ने सन 1455 में रखी थी। आज ये बाजार 61 गलियों पर मुहित है और इसको बनाने का मकसद द हागिया सोफिया मॉस्क को चलाने के लिए पैसा इकट्ठा करना था। आज ग्रैंड बाजार में 4000 के करीब दुकानें मौजूद हैं, जहां आपको हर तरह का सामान मिलता है। सबसे मजे की बात यह है कि इन 61 सड़कों को आज भी सल्तनत उस्मानिया के कवानीन के मुताबिक चलाया जा रहा है। मतलब ये है कि आज भी हर सड़क किसी एक बिजनेस के लिए मुख्तस है। इनमें से एक सड़क पर अगर मसाला जात बेचने की दुकानें मौजूद हैं तो दूसरी सड़क पर खाने पीने की। इसी तरह अगली गली में हो सकता है किताबें बेचने की सिर्फ दुकानें मौजूद हों। आज से लगभग 600 साल पहले बनाया जाने वाला ग्रैंड बाजार आर्किटेक्चरल डिजाइन का एक जबरदस्त नमूना है और यहाँ गलियां ऐसे डिजाइन की गई हैं जो कि खुद ब खुद हवा के बहाव को मेंटेन रखकर ठंडी रहती हैं। यही वजह है कि आज भी रोज का 2,40,000 से लेकर 4 लाख तक सयाह ग्रैंड बाजार की सैर को पूरी दुनिया से आता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, तुर्की ना सिर्फ पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस यानी कि ईसाइयों के लिए भी बहुत ही अहमियत का हामिल मुल्क है। आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरत का एक झटका लगेगा कि इस मुसलमान मुल्क में दुनिया का सबसे पुराना चर्च भी मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, तुर्की के शहर अंताकिया के करीब मौजूद ये चर्च एक गार में बनाया गया था और आज सारी दुनिया में चर्च ऑफ सेंट पीटर के नाम से मशहूर है। ये चर्च इतना पुराना है कि इसको बनाने का सन अभी तक कंफर्म नहीं हो सका। दूसरी तरफ ये चर्च आज भी इतनी अच्छी हालत में मौजूद है कि 2023 में तुर्की में आने वाले खौफनाक जल्जले में इस इलाके में बहुत ज्यादा तबाही मची, मगर ये चर्च आज भी ऐसे का ऐसा ही मौजूद है। इस चर्च से ज्यादा आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि दुनिया भर के ईसाई हर साल क्रिसमस पर अपने बच्चों को जिस सेंटा क्लास की कहानियां सुनाते हैं कि वो रात को इनके लिए तोहफे लेकर आएगा, इनकी जाए पैदाइश भी तुर्की ही थी। सेंट निकलस ईसाइयत में एक बड़े नेक बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्हें आज सेंटा क्लॉज कहा जाता है और इनकी पैदाइश भी तुर्की के शहर पटारा की थी। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से पूछूंगी तुर्की का कैपिटल सिटी यानी कि दारुल हुकूमत कौन सा शहर है तो आप में से ज्यादातर का जवाब होगा इस्तांबुल। हालांकि तुर्की का दारुल हुकूमत इस्तांबुल नहीं बल्कि अंकारा है। अंकारा का शहर 25,632 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर मुहित है और ये रकबे के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा कैपिटल सिटी यानी कि दारुल हुकूमत है। अगर अंकारा की आबादी की बात करें तो ये 58,64,049 नफूस पर मुश्तमिल है। ये एक बहुत ही तारीखी शहर है जिसे तारीख में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता रहा है। कभी इसे अंकारिया कहा गया तो कभी अंगोरा के नाम से भी पुकारा गया है। आज का अंकारा तुर्की का एक मेन फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सेंटर बन चुका है और ये अकेला शहर ही साल का 108 बिलियन डॉलर्स का जीडीपी कमा के देता है। ये शहर जियोग्राफिकली मुल्क तुर्की के बिल्कुल बीच में आता है और इसी वजह से इसे हार्ट ऑफ तुर्की यानी कि तुर्की का दिल भी कहा जाता है। अंकारा इस्तांबुल की तरह मशहूर तो नहीं, मगर इस खित्ते की सारी पावर अंकारा से कंट्रोल की जाती है। इस एक शहर में 139 मुख्तलिफ ममालिक की एम्बेसीज भी मौजूद हैं। ये शहर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा मशहूर है और यहाँ पर दुनिया की टॉप की 17 यूनिवर्सिटियां भी मौजूद हैं। इन यूनिवर्सिटीज में मिडिल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बिल कांट यूनिवर्सिटी, सेपे यूनिवर्सिटी और गाजी यूनिवर्सिटी सरे फहरिस्त हैं। पूरी दुनिया में पसंद की जाने वाली तुर्की की मशहूर बिल्लियों की नस्ल अंगोरा कैट का ताल्लुक भी इसी शहर से है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, तुर्की है तो मुसलमान मुल्क, मगर ये बाकी मुसलमान ममालिक से कहीं ज्यादा मॉडर्न है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में हर साल जून के महीने में इंटरनेशनल बेली डांस फेस्टिवल का इनेकाद भी किया जाता है। इस मुकाबले में हर साल दुनिया के 20 मुख्तलिफ ममालिक से डांसर्स हिस्सा लेते हैं और अपनी कमर को हिला हिला कर अपनी स्किल्स दिखाते हैं। हर शाम इस्तांबुल के सबसे मशहूर चौक टाक्शम स्क्वायर को तरह तरह की लाइट से सजा दिया जाता है और यहाँ पर एक स्टेज भी लगा दिया जाता है। इस स्टेज पर बैली डांस का मुकाबला होता है और लोगों को तरह तरह के खानों और ग्रीन टी से भी लुत्फानंदोज किया जाता है। इस इवेंट का मकसद गैर मुल्की अफराद की नजर में तुर्की को एक मॉडर्न और सेकुलर मुल्क के तौर पर पेश करना है, ताकि वो गोरे जो एक मुसलमान मुल्क होने की वजह से तुर्कियां से घबराते हैं, इनका ये डर दूर किया जा सके।
फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, तुर्की पर कई सदियों तक ऑटोमन एम्पायर यानी कि सल्तनत उस्मानिया का राज रहा है और इनकी सकाफत पर इसकी एक छाप नजर भी आती है। जहां दुनिया भर में कुत्तों और मुर्गों को आपस में लड़वाया जाता है, तो वहीं तुर्की में हर साल एक फेस्टिवल मनाया जाता है जहां पर ऊंटों को आपस में लड़वाया जाता है। कैमल रेसलिंग फेस्टिवल नामी इस मेले में एक खास किस्म के ऊंट लड़वाए जाते हैं जो कि आम ऊंटों के मुकाबले में छोटे कद के होते हैं। आपको ज्यादा हैरत ये बात जानकर होगी कि ये फेस्टिवल कोई नया नहीं है, बल्कि सल्तनत उस्मानिया के दौर से चला आ रहा है। इसके अलावा तुर्की में हर साल ऑयल रेसलिंग फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ पहलवान अपने जिस्म पर तेल मलकर घंटों एक दूसरे से लड़ते भी हैं। ये फेस्टिवल भी 13वीं सदी से हर साल मनाया जा रहा है। इसके अलावा हर साल इस्तांबुल के शहर में इस्तांबुल ट्यूलिप फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जहां आपको एक ही जगह पर ट्यूलिप फूल की 100 मुख्तलिफ वैरायटीज देखने को मिलती है। ये फेस्टिवल भी सन 1700 से मनाया जा रहा है और इस फेस्टिवल को देखने हर साल पूरी दुनिया से फूलों के शौकीन लाखों अफराद तुर्की का रुख करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको तुर्की के बारे में आज की वीडियो पसंद आए और आपका भी तुर्की की सैर करने का दिल करे तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शो के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।